हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सेकेंड पार्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है। एक तो हमने पढ़ लिया हिमेटिनिक्स, आप उसका रिवीजन करिए। हिमेटिनिक्स क्या थी? हिमेटिनिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, हमने इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, कौन कौन सी ड्रग्स हैं, इसका डोज क्या है, रूट क्या है, इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सब पढ़ा। ठीक है, आप एक बार उसको रिवीजन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा कार्डियोटॉनिक्स, जिसका दूसरा नाम है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था जो वर्ड है टॉनिक। ठीक है, आपने ज़्यादातर लोगों के मुंह से सुना होगा टॉनिक पी लो। अगर कोई बोलता है कि हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो हमारे घर वाले जो है वो क्या बोलते हैं कि कोई भी टॉनिक ले लो। तो टॉनिक से मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जो एनर्जी देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा कार्डियो टॉनिक्स है, ये वो टॉनिक्स या फिर वो ड्रग्स हैं जो हमारे हार्ट को एनर्जी देंगे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा कार्डियो टॉनिक्स लेने के बाद। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। दीज आर द ड्रग्स विच हैव अ पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन हार्ट। ठीक है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट डालती है हमारे हार्ट पे। ठीक है, इनोट्रॉपिक इफेक्ट क्या है कि जो एक फोर्स डालती है हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, एक इफेक्ट कॉज करती है। ठीक है, ये हार्ट को बोलती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, दे इंक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन O2 कंजप्शन। ठीक है, ये इंक्रीज करते हैं जो भी मायोकार्डियल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, जो भी हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है उसको बढ़ा तो देता है, लेकिन इसमें जो O2 कंजप्शन है उसकी मात्रा इंक्रीज नहीं होती। ठीक है, आप अगर हार्ट को बोलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करे, जैसे आप ही है क्या, अगर फिजिकल एक्सरसाइज आप कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होगी। ठीक है, अब आपको जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी बॉडी में तो वो क्या होगा कि आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगेगी। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है कि जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होने लगेगा, इंक्रीज भी हो जाएगा, लेकिन जो O2 की डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होगी। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स को यूज़ किया जाता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। कंजस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में कंजेशन आ जाता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंजेशन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? कि ड्रग हमारी बॉडी में कैसे एक्ट कर रही है। ठीक है, या फिर कैसे एक्शन कर रही है, वो हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स इनहिबिट द एंजाइम पोटेशियम सोडियम ATPase प्रेजेंट इन कार्डिक मसल्स। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मसल्स में प्रेजेंट है, कार्डिक मसल्स में प्रेजेंट है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड क्या कर देते हैं, इनके ATPase की जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर ही रिटेंशन हो जाता है उसका, और पोटेशियम जो हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की नीड पड़ती है। कैल्शियम ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम एंड कैल्शियम इन हार्ट मसल सेल्स दैट लीड्स टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है हार्ट मसल्स में, वो हेल्प कराता है कॉन्ट्रैक्शन में। सोडियम भी क्या हुआ, जब सोडियम पोटेशियम ATPase पंप जो था वो ब्लॉक हो गया तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम सेल में रिटेंशन हो गया, सोडियम भी इंक्रीज हो गया। कैल्शियम जो नॉर्मल लेवल में इंक्रीज मतलब प्रेजेंट था उसका लेवल भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे आपको अगर कन्फ्यूजन होगा भी तो आपको होगा सोडियम पोटेशियम ATPase में। ठीक है, ये पंप होता है, एक बार डालना गूगल पे, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। ये मसल्स में सोडियम पोटेशियम ATPase का पंप होता है जहाँ पे सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे
ये जो पंप है आप गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं कार्डियोटॉक्सिन में? आपने सुना होगा डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ठीक है। ये दो ड्रग ऑफ चॉइस हैं जो कार्डियोटॉनिक्स की मोस्टली यूज़ होती हैं। डोजेस क्या है? 0.1 टू 0.75 mg पर PO पर ओरल पर डे, ठीक है। PO का मतलब क्या है यहाँ पे? पर ओरल। डिजॉक्सिन जो है आप देंगे 0.125 टू 0.75 mg पर ओरल पर डे, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी डोज जो है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका डिजिटॉक्सिन 125 टू 500 mcg मतलब माइक्रोग्राम वंस डेली, दिन में एक बार ही देंगे। और कितना देंगे? 125 से 500 mcg, ठीक है। ये ड्रग्स का आप फोटो देखिएगा गूगल पे डाल के तो टैबलेट फॉर्म में आता है, ठीक है। या फिर मैं अभी इसके बाद दिखा दूंगी। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन आपको डेफिनेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही देखने को मिला था कि ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब आपने वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये पढ़ा कि सोडियम क्या है? हमारी बॉडी में रिटेन हो रहा है, ठीक है। तो सोडियम जब हमारी बॉडी में रिटेन होगा तो एडिमा भी हो सकता है, फ्लूइड जो होगा वो एक्सेसिव हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी क्या होता है? एडिमा हो जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे? डायरेटिक के साथ देंगे कार्डियोटॉनिक्स, ताकि जो एक्सेस फ्लूइड है वो भी बाहर आ जाए और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपरली हो पाए। टू कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट इन आर्टियल फिब्रिलेशन। आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? ये भी एक डिजीज कंडीशन है हार्ट की, आर्टियल फिब्रिलेशन। तो उसमें जो वेंट्रिकुलर रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्डियोटॉनिक्स दिया जाता है, ठीक है। पैरोक्सिमल आर्टियल टेकीकार्डिया, इसमें क्या होता है? एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। एकदम से हार्ट रेट बढ़ा और फिर डाउन हो गया, फिर बढ़ा फिर डाउन हो गया, तो ये क्या होता है? प्रॉक्सिमल आर्टियल टेकीकार्डिया। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का मतलब होता है कि कब कब ड्रग नहीं देना है, ठीक है। कुछ बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि आप सारी ड्रग्स को उनको नहीं दे सकते, तो वहाँ पे क्या होते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेटेड अनकंट्रोल्ड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये ऐसी कंडीशन है यहाँ पे क्या है कि जैसे वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो रहा है, ठीक है, तो आप नहीं देंगे कार्डियोटॉनिक्स। दूसरा है पेरिकार्डाइटिस। आप पेरिकार्डाइटिस से किसी को इन्फ्लामेशन है पेरिकार्डियम में, आप उसको दे रहे हैं कार्डियोटॉनिक्स, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, इन्फ्लामेशन और भी बढ़ जाएगा। किसी को कम्प्लीटली हार्ट ब्लॉक हुआ है तो आप कार्डियोटॉनिक्स नहीं देंगे। रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटीज इंक्रीजेज विद हाइपरकैल्सीमिया। इसमें क्या है कि जैसे कि कैल्सीमिया का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसमें जो अब्जॉर्प्शन होगा डिजॉक्सिन का वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिस्क है कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरकैल्सीमिया है तो आप सबसे पहले हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट करेंगे, देन उसके बाद डिजॉक्सिन देंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेटेड हाइपोकैलीमिया, यानी पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। हाइपोमैग्नीशियमिया, यानी मैग्नीशियम का लेवल बहुत कम है, या फिर पेशेंट को रीनल फेलियर है, ठीक है। आप रीनल फेलियर में मोस्टली ड्रग अवॉइड्स करते हैं, तो इसमें कार्डियोटॉनिक्स भी क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर में। एल्डरली पेशेंट हैव मोर रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी बिकॉज दे आर मोर सेंसिटिव टू ड्रग इफेक्ट। एनोरेक्सिया में भी अर्ली वार्निंग साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। एल्डरली पेशेंट क्या होते हैं? वो हाईली प्रोन होते हैं टॉक्सिसिटी के लिए, ठीक है। उनको हाईली रिस्क होता है कि उनको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग इफेक्ट के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप ओल्ड एज पीपल को देखेंगे तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है? वीक होता है। उनकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो प्रॉपरली ड्रग को, मतलब ड्रग के एक्शन को कर पाए, ठीक है। मैं पहला इसमें एनोरेक्सिया देखने को मिल सकता है। इसमें वार्निंग साइन क्या होता है? टॉक्सिसिटी का एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा है एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं? तो कॉमन ही होते हैं। हार्ट का सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट आप उठाएंगे तो सारे कॉमन ही होंगे, मैंने इससे पहले भी वाली क्लास में भी बताया था। पहला है ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है डिक्रीज हार्ट रेट, वीकनेस होगी, फटीग होगा, फटीग मतलब थकान होगी, नोजिया, वॉमिटिंग,
may cause digoxin toxicity such as anorexia, nausea, vomiting, visual disturbance, confusion, bradycardia, heart block, premature ventricular contraction। ये सारे टर्म आते हैं ना, ये सारे सुने होंगे आपने, कार्डियोवैस्कुलर यूनिट पढ़ी होगी चाहे एमएसएन में, तो आपने ये सारे टर्म सुने होंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रग इंट्रैक्शन विथ पोटेशियम बेस्टिंग डायरेटिक बिकॉज दे कॉज पोटेशियम लॉस, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ड्रग इंट्रैक्शन क्या है कि जो भी पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होती है, ठीक है, आपने पढ़ा है कि इसको किसके साथ दिया जाता है, डायरेटिक्स के साथ। लेकिन जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होती हैं वो क्या कर देते हैं, पोटेशियम लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी है उसके होने के रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा एंटी एसिड्स, अमीनोग्लाइकोसाइड, मीटोक्लोप्रोमाइड डिक्रीज द जीआई एब्जॉर्प्शन ऑफ डिसॉक्सिन। अगर आप ये ड्रग ले रहे हैं एंटी एसिड्स के साथ, अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ, मीटोक्लोप्रोमाइड के साथ, तो जीआई एब्जॉर्प्शन जो है वो डिसॉक्सिन का डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार ड्रग इंट्रैक्शन, वैसे आप ड्रग इंट्रैक्शन रट तो नहीं सकते, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ड्रग, तो वो यही बोलता है कि हर मेडिसिन को 5 मिनट के गैप पे लेना है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्ट करती है। तो आप यहाँ पे अगर आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, ड्रग इंट्रैक्शन के टाइम पे आप भूल गए हो, तो आप ऐसी एक सिस्टम की ड्रग को दूसरे सिस्टम के साथ उसको इंटरेक्ट करवाइए और लिख दीजिए कि इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। वहाँ पे जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है आपका बिल्कुल मैच नहीं करता कि ड्रग इंट्रैक्शन जो मैंने बताया या फिर जो बुक में लिखा है वही लिखा हो। मोस्टली ड्रग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ही करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी एज अ नर्स जब आप कार्डियोटॉनिक्स पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर गिविंग डिसॉक्सिन असेस एपिकल पल्स और ड्रग एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ पेशेंट, withhold drug and notify physician if pulse rate is below 60 per minute or minimum। आप पहले क्या करेंगे, डिसॉक्सिन देने से पहले एपिकल पल्स को असेस करेंगे। कहाँ होती है एपिकल पल्स, सर्च करिएगा गूगल पे एपिकल पल्स कहाँ होती है, आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। एपिकल पल्स कहाँ पे होती है, कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है। ठीक है, फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे पेशेंट का और ड्रग का लेवल चेक करेंगे। अगर उसकी पल्स रेट जो है वो 60 बीट पर मिनट से लो है, ठीक है, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे, फिजिशियन को नोटिफाई करेंगे। द नर्स शुड कीप अ वॉच अ साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी। नर्स क्या करेगी, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करेगी। आपको पता है कि कोई भी मेडिसिन लेने के बाद कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन की नीड होती है हमें, तो क्या करेंगे, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करेंगे कि पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम तो नहीं शो हो रहा है टॉक्सिसिटी का, जैसे कि एनोरेक्सिया, नाउजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन। ठीक है, एंड इफ अकर फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग शुड स्टॉप इफ पल्स रेट इंक्रीजेज टू मोर देन 120 इट मे इंडिकेट टॉक्सिसिटी। इसमें क्या, अगर कोई भी सिम्टम अकर हो रहा है तो आप जो ड्रग है उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, स्टॉप करने के बाद चेक करेंगे पल्स रेट को। अगर पल्स रेट इंक्रीज़ हो रही है, मोर देन 120 है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है, टॉक्सिसिटी को, मतलब उसको डिसॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुकी है। नर्स शुड नो दैट नो डोज मस्ट बी रिड्यूस इन पेशेंट विथ रीनल फेलियर। नर्स को ये पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट रीनल फेलियर है तो या तो उसमें ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा या फिर उसका डोज जो होगा इन कंपैरिजन टू अदर वो रिड्यूस होगा। ठीक है, इतना आपका था कार्डियोटॉनिक्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका एंटी एंजाइनल, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ओके, अभी कैसा लगा मेरा क्लास बताइएगा, और इसको एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि पढ़ाने के बाद ज़रूरी नहीं आप एक बार में ही पढ़ने से समझ जाए, एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। और आई होप ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपको फार्मा इजी लगेगी। थैंक यू सो मच क्लास, बाय।